हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं शुरू करने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात सारी डिसीज़ेज़ की कर लेते हैं। और यहाँ पे इस लेक्चर के बाद हमारी जो डिसीज़ेज़ हैं इस चैप्टर की वो ख़त्म हो जाएंगी एंड हम जो है इम्यून सिस्टम पे आगे मूव ऑन कर लेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, हम जितनी भी डिसीज़ेज़ अभी तक कर चुके हैं एक बार उसके बारे में बात करें। सबसे पहली डिसीज़ हमने जो करी थी कॉलेरा करी थी, उसका पैथोजन याद है। सबके पैथोजन जो हैं वो अच्छे से याद रखने हैं आपको माइंड में, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। एक हमने टाइफाइड पढ़ी है, डायरिया पढ़ ली है, हमने मलेरिया पढ़ ली है, और हमने क्या पढ़ ली, ट्यूबरक्यूलोसिस पढ़ ली, ट्यूबरक्यूलोसिस। हमने न्यूमोनिया पढ़ ली, न्यूमोनिया, एंड हमने कॉमन कोल्ड भी पढ़ लिया, कॉमन कोल्ड। ठीक है, 3 और 3 4 7 है ना, 7 डिसीजेज हम कर चुके हैं। ये जो डिसीजेज हैं इन सबके पैथोजन, देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो आपको याद रह जाएगा, और सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। फीवर, हेडेक तो देखो किसी में भी आप लोग घुसा सकते हैं। अगर कोलेरा की बात करूँ, पैथोजन इसका क्या था, विब्रियो कोलेरे, विब्रियो कोलेरे इसका नाम था, इसको ऐसे लिखेंगे। डायरिया के पैथोजन का नाम क्या था, साल्मोनेला शिगेला, साल्मोनेला शिगेला, ये इसके पैथोजन का नाम था। टाइफाइड के पैथोजन का नाम क्या था, साल्मोनेला टाइफी, क्या नाम था इसका, साल्मोनेला टाइफी। उसी तरीके से प्लाज्मोडियम का क्या आ जाएगा, मलेरिया का प्लाज्मोडियम। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी स्पीशीज मेंशन कर देंगे। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम बताई थी ना कल की क्लास में, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये सारी की सारी स्पीशीज किसकी हैं, प्लाज्मोडियम की, जो कि क्या कोज कर रहा है, मलेरिया कोज कर रहा है। ठीक है, एंड ट्यूबरक्यूलोसिस की क्या है, कौन कॉज कर रहा है इसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है जी। और उसके बाद न्यूमोनिया कौन कॉज कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये, कौन कॉज कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कोज कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक और पैथोजन था, अगर याद हो तो, याद है या नहीं है, ये देखो, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, याद होगा आई थिंक। ये एक था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, सेकेंड वन इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड का क्या था, दैट इज राइनो वायरस, क्या था इसका, राइनो वायरस था। ठीक है, ये सारी की सारी डिसीजेज हम पढ़ चुके हैं, और इसका हम लाइफ साइकिल पिछली 2 क्लासेस से कवर करते आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये तो बहुत अच्छे से हो गया होगा। ये 3 डिसीज शायद मैंने पहले दिन कराई हैं, फिर उसके बाद ये 3 कराई हैं। और इससे पहले हम टाइप्स ऑफ डिसीजेज लाइक कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है, कंजेनिटल कौन सी है, वो डिसीज जो किसी के पास बैठने से, किसी के कांटेक्ट में आने से, आइदर इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक अगर किसी को, सामने वाले को डिसीज़ है और वो उसके बैठने से, हमारे पास बैठने से ही फैल सकती है, तो वो कौन सी डिसीज़ होगी, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज़ और इन्फेक्शियस डिसीज़। लेकिन अगर ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है जो किसी के पास बैठने से फैल सकती है, मतलब कि सपोज किसी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है ना, मेरे साथ ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ जो बैठेगा उसको भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। सपोज आपकी बॉडी में मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी, भगवान ना करे, इन केस है ना, कोई विटामिन, किसी भी मिनरल की नॉर्मल डेफिशिएंसी होती रहती है कई बार, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं रहती। इन केस हम क्लास में बैठे हैं, सपोज किसी एक बच्चे की बॉडी में विटामिन की या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, क्या उसके साथ बेंच पे जो बैठ रहा है उसको अभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके साथ जो बैठा है उसको कॉमन कोल्ड है, तो उसका साथ वाले को हो सकता है
बिल्कुल हाँ, क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब वो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन फैल सकता है, और किसी टाइप के न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी होती है वो कभी भी नहीं फैलती है ना, तो वो किस में आ जाएगी, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में। और कुछ डिसीज ऐसी होती है जो बर्थ से आ रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू सम एबनॉर्मैलिटीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज, किसी भी टाइप की एबनॉर्मैलिटी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर चलता आ रहा है, दैट इज कंजेनिटल डिसीज। ठीक है जी, कौन सी डिसीज आ जाएगी, कंजेनिटल डिसीज आ जाएगी। जैसे कि डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 46 होने की बजाय 47 हो जाते हैं, जबकि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम 46 रहते हैं। अब 46 से 47 हो रहे हैं तो डेफिनेटली कोई अबनॉर्मैलिटी है, वो अपने आप से तो नहीं होंगे। अगर कोई अबनॉर्मैलिटी है तब भी 47 हो गया, जबकि कभी हमने नॉर्मल बात तो सुनी नहीं कि 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है भाई उस बंदे में। दिस इज अ एबनॉर्मैलिटी। तो ठीक है, उसको हम डाउन सिंड्रोम में और जेनेटिक डिसऑर्डर में इंक्लूड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, या बायोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और उसके अलावा हमने कंडीशंस पढ़ ली, या हेल्थ की डेफिनेशन। कितने लेक्चर हो गए हमारे, आई थिंक 5 लेक्चर आई थिंक हो चुके हैं, और हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं 5 लेक्चर में। देखिए, तो अगर आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैंने कल ही एक बार डिसीज़ चेकआउट कर रही थी कि कौन कौन सी डिसीज़ हमारी रह गई। मैं ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं कुछ छोड़ पाऊँ, मतलब लाइक ऐसा हो जाए कि मैं कुछ छोड़ जाऊँ चलते चलते और पता ही ना चले। तो उसके हिसाब से आई थिंक 2 ही पेजेस में इतना सारा कुछ कवर किया हुआ है, और हमने उस चीज़ को, जो चीज़ उन्होंने 2-2.5 पेज में ख़त्म किया, उसको 5-6 लेक्चर्स तक लेके चल रहे हैं। मतलब हम पूरा अच्छे से स्लो करके हुए, और बहुत अच्छे से उसके फ्लो चार्ट बना के, उसके पॉइंट्स नोट करके, उसका कोज, उसका पैथोजन अलग, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग, उसका प्रिवेंशन अलग, उसका क्योर अलग, उसका ट्रीटमेंट अलग, ये सारी चीज़ें अलग अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ, और नेक्स्ट डिसीज जो है दैट इज एस्केरियासिस, उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, देखो नेक्स्ट डिसीज कौन सी है, दैट इज एस्केरियासिस। एस्केरियासिस, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगी कि एस्केरियासिस जो होता है ना, वो क्या है, एक वर्म है। ठीक है, किसके अंदर इंक्लूड करता है वो, हम इसको वर्म्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज ए राउंड वर्म इन्फेक्शन। क्या लिख देंगे, इट इज ए राउंड वर्म इन्फेक्शन। मैं बोल रही हूँ कि जो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस, या फिर मैं पहले इसका कॉज बता देती हूँ। ठीक है, इसका कॉज क्या है इसका, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ये इसका कॉज है। मतलब एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड नाम का ऑर्गेनिज्म एस्कैरिस डिसीज को प्रोड्यूस करता है। इसी एस्कैरिस की बात कर रही थी कि जो एस्कैरिस होता है ये डायमॉर्फिज्म शो करता है, एग्जिबिट्स डायमॉर्फिज्म। ठीक है, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक आध बार पहले भी, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म की बात हम कर चुके हैं। आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कहाँ बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म की, बट आई नो कि मैंने बात की थी। मॉर्फिज्म मतलब अपीयरेंस, उसकी मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फिज्म कौन है, मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी आपको पता है मतलब उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, और डाई मतलब 2। अगर वो 2 टाइप की मॉर्फोलॉजी शो करे, इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 मॉर्फोलॉजी शो करता है वो। ठीक है, 2 मॉर्फोलॉजी कौन कौन सी होती है इसकी जो शो करता है ये, कि एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, मतलब दोनों अलग अलग मॉर्फोलॉजी। अब क्या अलग, मेल और फीमेल तो ऑब्वियस सी बात है ना, अलग अलग दिखेंगे। और वो अलग अलग कैसे दिखते हैं, जो मेल है वो तो छोटा दिखता है, और जो फीमेल है वो लॉन्गर होती है, वो बड़ी दिखती है। तो इस टाइप से पता चल जाता। होता तो एस्कैरिस ही है, ये भी एस्कैरिस का मेल है
और ये एस्कैरिस की फीमेल है, तो ऑब्वियसली डायमॉर्फिज्म ही शो कर रहे हैं कि मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखती है ना। ऐसा ही हो गया कि डायमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको बोला है कि ये डायमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब दो टाइप की मॉर्फोलॉजी या दो टाइप की एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है इसकी। इसका जो मेल होता है वो छोटा होता है, फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि मतलब ये फैलता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है इसका, कंटामिनेटेड फूड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। और आपको पता है कि कंटामिनेट का मतलब क्या है, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार पूछ रही हूँ। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी इस टाइम पे मेरा लेक्चर देखते हुए बोल रहे होंगे कि हाँ हमें पता है कंटामिनेटेड का क्या मतलब। कंटामिनेट का मतलब बहुत ही क्वाइट ऑब्वियस होता है, लेकिन जिसको नहीं भी पता, कंटामिनेट मतलब जो सामने से आके इन्फेक्ट कर रहे हैं। सपोज हम अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए हमारे जो प्लेट में या हमने फ्रूट काट के रखा हुआ, उस फ्रूट के ऊपर या कोई वेजिटेबल पड़ी हुई है, वेजिटेबल कट करके रखी हुई है, और उसके ऊपर कोई मक्खी मच्छर आके बैठ रहा है। वो मक्खी मच्छर 5 मिनट पहले कहाँ बैठ के आया, इन्फेक्टेड पर्सन के, हमें नहीं पता ना कहाँ बैठ के आया। सपोज वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, मतलब उसको कोई डिसीज थी और उस इन्फेक्टेड पर्सन के फेसिस पे से उठ के आया, मतलब उसके स्टूल पे से, उसकी टॉयलेट मतलब जो एक्सक्रीटरी पार्ट है वहाँ से आ रहा है, क्योंकि मक्खी मच्छर जनरली डर्टी प्लेस पे ही बैठते हैं, और वो वहाँ पे आने के बाद वो खाने के ऊपर बैठ गया। अब कहीं ना कहीं वो हमारा फूड इन्फेक्टेड हो गया। अगर ऐसे कोई मक्खी मच्छर आके हमारा खाना गंदा करता है, उसका मतलब क्या होता है कि इसने फूड को कंटामिनेट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, कंटामिनेट कर दिया। तो कंटामिनेटेड फूड होगा, चाहे वाटर होगा और या फिर कोई फ्रूट या वेजिटेबल कुछ भी होगा, वो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अगर बात करें इसके टारगेट ऑर्गन की, कि टारगेट ऑर्गन क्या है, कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, सबसे पहले टारगेट ऑर्गन इसका होता है इंटेस्टाइन। क्या होगा, इंटेस्टाइन। तो ऑब्वियसली सिम्टम भी कुछ ऐसे ही होंगे। सिम्टम्स कैसे से होंगे, देखो सिम्टम्स होंगे, पहला सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग चलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज भी हो सकती है, ब्लॉकेज इन इंटेस्टाइन ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो मैं बोल रही हूँ कि इंटेस्टाइन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अब ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेट सी बात है ब्लॉकेज भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे अटक गया तो और उसकी वजह से अटक जाएगा तो क्या होगा, हमें पेन भी होगा, मस्कुलर पेन। अब कोई भी चीज़ होती है तो उसके बीच में, सिम्टम के बीच में फीवर, तो देखो यूनिवर्सल फीवर तो आ ही जाना है, ठीक है। तो ये कुछ उस तरीके से सिम्टम हो जाएंगे, क्योंकि इसका टारगेट ऑर्गन इस वर्म का इंटेस्टाइन पे जाता है, इंटेस्टाइन पे ये अटैक करता है, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब किसी की अंदर ब्लीडिंग शुरू हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि फ्लो आउट इतना तो नहीं कर पा रहा, ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉकेज होने की वजह से पेन शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से फीवर होना तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि फीवर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हो जाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात कर लूँ, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ, देखो आपने ये ऐसे नहीं लिखना कि कोई चीज़ कहाँ कोई चीज़ कहाँ, क्योंकि ये बोर्ड है, मैं नहीं चाहती कि एक ही डिसीज़ को मैं 2 बार ही लिखूँ, लाइक पहले आधे बोर्ड पे लिखूँ फिर इरेज करूँ, बाकी आधी आगे बोर्ड पे लिखूँ। एक ही डिसीज़ को हम एक ही बार में याद रखेंगे। पहले इसका कॉज लिखेंगे, ये क्या शो करता है, डायमॉर्फिज्म कैसे शो करता है कि 2 तरह की मॉर्फोलॉजी शो करता है, दैट इज मेल जो होगा इसका शॉर्ट होगा और इसके जो फीमेल होगी वो बड़ी होगी, जिसकी वजह से बोल दिया कि ये 2 टाइप से अपने आप को शो करता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टारगेट ऑर्गन, सिम्टम्स, और इसके नीचे ट्रीटमेंट लिख देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट होता क्या है, हमें ट्रीटमेंट में कोई ड्रग देनी है, इस ड्रग का नाम क्या है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग, ठीक है। कौन सी ड्रग देनी है, एंटी हेलमिंथिक।
हो जाएगा। और ये मार्केट में जो बहुत कॉमन एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है उस टैबलेट का नाम क्या है, जो ड्रग मतलब टैबलेट, उसका नाम क्या है, एबेंडोजोल। ठीक है, एबेंडोजोल नाम की जो टैबलेट जो ड्रग मिल रही है मार्केट में, वो इसको बहुत ज़्यादा इजीली क्योर कर सकती है। किसको, एस्केरियोसिस को। हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है एस्केरियोसिस में, बहुत ही ईजी था। एस्केरियस लिम्ब्रिकॉइड्स, दो टाइप की मॉर्फोलॉजी मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने अभी तक जितनी भी डिसीज पढ़ी है, आई थिंक 3-4 में ये चीज़ आ गई है कि कंटामिनेटेड फूड वाटर से फैल रही है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ रहे हैं कि कोई भी बीमारी है उसकी जड़ कौन है, वो मक्खी मच्छर है। ठीक है, मतलब मोस्टली बीमारी, क्योंकि वो अगर वो हमारे खाने बैठ रहे हैं, बहुत बार हम क्या कहते हैं कि हमें स्ट्रीट फूड नहीं खाना, हमें किसी रेडी वगैरह का फूड नहीं खाना जो बाहर रेडी वगैरह लग जाती हैं। यहाँ अगर कुछ ऐसी होती है कि जिस पे पूरी तरह साफ सफाई रखी जा रही होती है, कि उसके ऊपर नेट कवर की गई है, या वो अच्छे से अपने हैंड्स को वॉश कर रहा है वो भाई जो है, या पूरे अच्छे से कवर करके रखा हुआ है, या बिल्कुल फ्रेश बना रहा है, फ्रूट पड़ा हुआ है, अगर हम जूस पीने भी जा रहे हैं तो उसके बाद वो उसको कट करेगा। एक होता है पहले से सारा कुछ तैयार पड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है पहले से तैयार अगर पड़ा है तो उस पर थोड़ा बहुत तो कंटामिनेशन हो जाएगा। अगर वो फ्रेश बना रहा है, फिर चाहे रेडी पे ही हो, अगर वो फ्रेश बना रहा है तो ठीक है, लेकिन हमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, चाहे किसी रेस्टोरेंट है, किसी होटल, कई बार होटल्स में भी फ्रेश नहीं मिल रहा होता। द थिंग इज़ कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आपको रेडी से नहीं खाना लेकिन रेस्टोरेंट से खा सकते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक दैट कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ नोटिस करनी है कि वो खाना फ्रेश है या बहुत पहले से तैयार किया हुआ है। अगर वो बहुत पहले से तैयार किया हुआ है, दैट मीन्स कि उस पर कंटामिनेशन हो रखी होगी, पहले से ही मक्खी मच्छर उसके ऊपर आके बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो मोस्टली डिसीज़ पे कंटामिनेशन फूड एंड वाटर आ रहा है। हमने पहले भी देखा विब्रियो कोलेरे या टाइफाइड वगैरह, हमने 3-4 डिसीज़ में मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम कर दिया है। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट डिसीज़ पे चलते हैं, दैट इज अमीबिएसिस। ठीक है जी, इसको एक बार रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट डिसीज आती है हमारे पास अमीबिएसिस। अमीबा होता है, अमीबिएसिस। ठीक है, होता क्या है अमीबिएसिस, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, मतलब एक पैरासाइट कोज करता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन बोल देंगे। ठीक है जी, और इसका कॉज लिखेंगे। कॉज क्या है, एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है जी, लिख देंगे इसको। ये इसका क्या हो गया, कॉज हो गया। अगर मैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी है, जैसे कि सब में याद करते आ रहे हैं, इस पर भी वैसे ही करना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने 2 मिनट पहले कहा कि मोस्टली डिसीजेज जो है वो कंटामिनेट होने से ही फैल रही हैं। उसी तरीके से ये है, किसके थ्रू फैल रही है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही फैल सकती है, क्योंकि मोस्टली बीमारियां इसी तरीके से ही फैलती है कि अगर हमारा खाना इन्फेक्ट हो चुका है तो डेफिनेटली हम उसको खाएंगे तो वो हमें खराब ही करेगा, फायदा तो करने नहीं वाला है ना। और इसके बाद इसके सिम्टम्स लिखेंगे। सिम्टम्स, सिम्टम्स इसके थोड़े से अजीब हैं। या तो इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है तो हमारे एब्डोमिनल पेन रहता है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रम्प्स, मतलब मरोड़े से उठते हैं जिसको बोलते हैं कि एकदम से पेन उठ जाता है, क्रम्प्स। या फिर स्टूल्स के साथ क्या होगा, स्टूल्स विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, मतलब जब भी हम एक्सक्रीट करेंगे, जब भी हम वेस्ट मटेरियल रिलीज करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो उसके साथ बहुत ही म्यूकस, मतलब लूज जैसे होता है, लूज स्टूल्स, म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स भी साथ में ही आएंगे। इसको हम इसका सिम्टम में कंसीडर कर देंगे कि इसके सिम्टम्स ये हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अमीबिएसिस पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसको कॉज करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सिम्टम कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रम्प्स हो सकते हैं, एंड उसके बाद क्या होगा, स्टूल्स। ठीक है, स्टूल्स जो होंगे वो म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स के साथ जो होते हैं वैसे ही आए होंगे। ठीक है जी, और इसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पर्टिकुलर जो ड्रग है
वो कुछ नहीं पर्टिकुलर हमें क्या करनी है, क्लीन सराउंडिंग वगैरह करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट क्या होगा, क्लीन सराउंडिंग्स, क्लीन सराउंडिंग्स एंड पर्सनल हाइजीन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे आसपास गंदगी है मेनली तो तभी फैल रहा है ये, पर्सनल हाइजीन रखने हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होता है, सॉरी क्रैम्प्स नहीं क्रैम्प्स, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स हो जाएगा। दिस इज अमीबियासिस। बहुत ही छोटी सी बात थी और इसमें कुछ मुश्किल वाली बात भी नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ और आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिसीज हमारे पास आ जाती है एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। शायद आपने ये 9th या 10th में इसके बारे में एक बार पढ़ा होगा, एलिफेंटियासिस के बारे में। अगर जो पैर है ह्यूमन बीइंग का वो हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाए, अगर पैर जो है इंसान का पैर हाथी के पैर जैसा हो जाए तो इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है ये भी एक, पैरासिटिक इन्फेक्शन that affects on lymph nodes and गोनैड्स। हमारे लिम्फ नोड और गोनैड्स पे इफेक्ट करता है अगर ये पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। लिम्फ नोड पे, गोनैड्स पे एंड लिम्फ वेसल भी लिख सकते हैं, लिम्फ वेसल्स पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। कौन करता है पहले तो ये देखेंगे, इसका कॉज लिखेंगे, कॉज कौन करता है, वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वुशेरिया, ये साइलेंट होता है बीच में, बैनक्रॉफ्टी। एंड इसकी एक और स्पीशीज होती है वुशेरिया मलई, ठीक है। ये हो गया इसका कॉज, हो जाएगा। अब आता है कि ये फैलता किसके थ्रू है, ये किसके थ्रू फैलेगा, एक फीमेल मॉस्किटो के थ्रू ही ये फैलता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसी तरीके से लिख देती हूँ, स्प्रेड्स, किसके थ्रू फैलेगा, थ्रू फीमेल मॉस्किटो। वेक्टर हो गया एक हिसाब का, मॉस्किटो वेक्टर। कौन है वो वेक्टर, एनाफ्लीज नहीं है, एनाफ्लीज क्यूलेक्स जो होता है वो मलेरिया में आ रहा है, इसमें कौन सा होता है, क्यूलेक्स होता है। लिख देंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, सिम्टम्स, ठीक है। क्या लिख देंगे, सिम्टम्स लिख देंगे। सिम्टम इसके क्या हैं, देखो सिम्टम्स में क्या होगा, सिम्टम्स से भी पहले हम टारगेट ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स पता चल जाएंगे इजीली। टारगेट ऑर्गन्स, कौन कौन से टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, अभी बता दिया। किस पे इफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड्स पे, लिम्फ नोड्स होंगे, लिम्फ वेसल्स होंगी, गोनैड्स हो सकते हैं, या फिर लोअर नोड्स ऑफ द लिम्स, ठीक है। मतलब नीचे वाली साइड पे, टांगों वाली साइड पे, ठीक है। लोअर नोड्स ऑफ लिम्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं सिम्टम की बात करूँ तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आ जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है ना, क्योंकि पैर कैसा हो रहा है, एलिफेंटियासिस है, मतलब पैर कैसा हो रहा है, बिल्कुल हाथी जैसा पैर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, इसके सिम्टम्स लिख दूंगी, सिम्टम्स। lymphatic vessel which results in the appearance of legs of
एलिफेंट कि लिम्फेटिक वेसल इस हद तक जो है, इस हद तक स्वेल हो जाएगी, इस हद तक मोटी हो जाएगी कि वो एलिफेंट की लेग जैसे लगेगी। ठीक है, हम इसको क्या लिख देंगे, दैट इज एलिफेंटिएसिस। क्या लिख देंगे, एलिफेंटिएसिस लिख देंगे। हो जाएगा यहाँ तक। ये हमारी डिसीज़ जो है एलिफेंटिएसिस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पे डिसीज़ भी जो है इस चैप्टर की ख़त्म हो जाती हैं। हमने कॉलेरा पढ़ ली, डायरिया पढ़ ली, एंटाइफाइड पढ़ ली, फिर मलेरिया भी पढ़ लिया, और उसके बाद न्यूमोनिया पढ़ लिया हमने। न्यूमोनिया के बाद हमने कॉमन कोल्ड पढ़ दिया, कॉमन कोल्ड ट्यूबरक्लोसिस कर दिया, एंड उसके बाद एस्कैरिएसिस, अमीबिएसिस, एलिफेंटिएसिस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या आता है, फिलेरिएसिस। होता क्या है, एक पैरासाइट जब इन्फेक्शन करता है तो लिम्फेटिक नोड कौन से हैं, लिम्फ नोड जो कि हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। वो स्वेल ऐसे हो जाएंगे कि हाथी के पैर जैसा दिखेगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, मैं आपको एक फोटोग्राफ शो कर देती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एलिफेंटिएसिस जब पॉज होती है तो पैर कैसा सा हो जाता है। आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाथी के पैर जैसा पैर इंसान का कैसे हो जाता है। मैं जब लास्ट जहाँ पे थी मैंने देखा हुआ है, एक बंदा ऐसा लोअर लेग में होता है, एंड लेफ्ट लेग थी उसकी बहुत ज़्यादा इतनी मोटी, लाइक हाथी के पैर जैसी हो रखी थी। ठीक है, वुचेरिया बैनक्रोफ्टी, वुचेरिया मलाई, ये इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होंगे। टारगेट ऑर्गन सिम्टम्स यही होंगे कि उसका पैर बहुत ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा। एक आपको डायग्राम शो कर देती हूँ, इस डायग्राम में आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक डिसीजेस कवर हो रही हैं। लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम में मैंने एक बार पहले भी इम्यून सिस्टम में जस्ट इतनी सी बात बता रही हूँ कि इम्यून सिस्टम जो हमारी एंटीबॉडीज़ को, जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में। एक वो जो बर्थ से पहले ही हमारी बॉडी में होती है, जो बर्थ के टाइम पे ही डेवलप हो जाती है, ड्यूरिंग प्लेसेंटा, ड्यूरिंग अम्बिलिक, जब हम फीटस होते हैं, जब मदर के वोम में प्रेजेंट होते हैं। एक इम्यूनिटी हमें तभी मिल जाएगी, और दूसरी इम्यूनिटी जो हम बर्थ के बाद डेवलप करेंगे, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो बर्थ के टाइम डेवलप हो जाती है दैट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है। इन्नेट मतलब जो बर्थ के टाइम डेवलप हो। मैं क्या बोल रही हूँ, इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो बर्थ के टाइम डेवलप हो जाती है। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। इसके बारे में डिटेल्स में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर देती हूँ, और इसके बाद अभी मैं आपको एक फोटोग्राफ भी इसके बीच में शो कर दूँगी ना, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, वो फोटोग्राफ आप अच्छे से देख के, और उसके बाद कल मिलते हैं लेक्चर में जिसमें हम इम्यून सिस्टम शुरू कर देंगे। ठीक है जी।